अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसी चालक के विभवांतर और उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे पहले अनुगमन वेग क्या होता है। धातु के तार को बैटरी की सहायता से जोड़ने पर तार के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, अतः उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर आवेश के प्रवाह के दौरान कर्नल पार्टिकल से टक्कर के बाद जो वेग शेष बचता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक ना, जब विभवांतर उत्पन्न जब हो जाएगा, चूंकि बैटरी से जब किसी तार को जोड़ा जाएगा तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर आएगा, और जब उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ धारा का प्रवाह होगा तो प्रवाह के दौरान उनके पथ में कर्नल पार्टिकल मतलब पॉजिटिव कण होंगे, उनके टक्कर के कारण उनके वेग पर इफेक्ट डालेंगे जो कि उसको वेग को कम करना चाहेंगे। ठीक, तो उस वेग को कम होने के पश्चात जो लास्ट में शेष वेग बचेगा उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किसी चालक तार की कोई अनुप्रस्थ काट का है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो माना तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m है, वह अनुगमन वेग Vd। ठीक, तो धारा के फार्मूला से I इक्वल टू NaVd हो जाएगा। ठीक, तो E चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पर विभव प्रवणता E इक्वल टू V/L दिया गया है। फिर उसके बाद F इक्वल टू EQ। ठीक ना, ये मतलब बल के संबंध में लिया गया है। ठीक, तो F इक्वल टू EV/L। ठीक है, यहाँ पर Q को E ले लिया गया और E को V/L कर दिया गया है। ठीक, देखिए उसके बाद F इक्वल टू M से A इक्वल टू F/M। ठीक, लेट M ऑफ E इक्वल टू M, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास M है। ठीक, तो यहाँ पर A इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे F की जगह पर EV/ml। ठीक, फिर धनायन के टकराने के कारण क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल। ठीक, समयांतराल को T लिया गया है और वेग में वृद्धि AT, मतलब इसके त्वरण और उसके समयांतराल का गुणनफल को वेग वृद्धि कहेंगे। ठीक, उष्मीय वेग, मतलब ऊष्मा बढ़ाने के कारण जो वेग में वृद्धि होगी उसे उष्मीय वेग कहेंगे। ठीक, तो वेग बढ़ाने के कारण पहले पार्टिकल के कारण जो वेग बढ़ेगा वो हो जाएगा, इतना हो जाएगा U1 प्लस AT1, और दूसरे पार्टिकल के कारण UT प्लस AT2, तीसरे के कारण UT प्लस AT2, ऐसे डॉट करते हुए चला जाएगा सभी कणों के लिए। ठीक, उसके बाद अतः नेट वेग, तो इसको नेट वेग जब जोड़ेंगे, जो नेट वेग आएगा वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो इसको सबको ऐड करेंगे उसके साथ। इसके बाद U, इसमें से जो U वाला जो है उसको अलग ऐड करेंगे और इसको AT1 व प्लस AT2 इसको अलग ऐड करेंगे। ठीक, ये चूंकि उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुआ है अतः इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, और इसका नेट मान जो होगा ये AT आएगा। ठीक, अब चूंकि वहां पर Vd इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू AT आया था, तो समीकरण सेकेंड है, यहाँ पर देखेंगे यही है समीकरण सेकेंड। इसको इसमें पुट करेंगे तो EV/ml इंटू T, तो Vd इक्वल टू EVT/ml आ जाएगा। तो यहाँ पर Vd और V का रिलेशन ये हो जाएगा, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है अतः इसको छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें से इस वाले को करेंगे। बोर मॉडल की परिकल्पना लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या रहा है, बोर की जो मॉडल है, जो बोर अपने परमाणु मॉडल में जो दिए थे उसकी परिकल्पना करना है और इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा के लिए सिद्ध करना है n स्क्वायर के वह समानुपाती होगा। ठीक, तो इसका देखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को सुधार करके ही अपना नियम दिया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वह विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक, और विकिरण उत्सर्जित करते करते यहाँ पर घूमते हुए ये मतलब नाभिक में जाकर गिर जाता है और परमाणु नष्ट हो जाता है। तो इसके विषय में बोर जी कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता, ये यहाँ से विकिरण को उत्सर्जन नहीं करता है तथा अस्थायी कक्षा में रहता है। ये इस प्रकार से गिरता नहीं है, ये अपने ही कक्षा में घूमता रहता है। ठीक, अब इसकी पहली परिकल्पना है इनकी, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं जो अस्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन विकिरण को उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक ना, तो ये विकिरण को उत्सर्जित नहीं करते हैं और अपनी अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। दूसरा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2r के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। ठीक है, तो ये h/2 पाई मतलब ये कोणीय संवेग है, इसके गुणनफल के रूप में होगा तो उसी कक्षा में ये घूमते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, L = NH/2 पाई। कोणीय संवेग मतलब n = 1 मतलब कक्षक की संख्या है और h/2 पाई = mvr है। ठीक है, तो h = प्लांक नियतांक है जिसका वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। और यहाँ पर m = द्रव्यमान है कण का और वेग है कण का और r मतलब r त्रिज्या है पथ का। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, अस्थायी कक्षा में से उच्च का कोश में, ये कोश है, कोश में जाना और पुनः वापस आना संक्रमण का आता है। इसके विषय में नील बोर ने कहा था कि अस्थायी कक्षा से ऊपर भी जा सकते हैं और वहां से फिर तुरंत नीचे चले आएंगे। ठीक, अस्थायी कक्षा से ऊपर जाएंगे, जमीन में ऊर्जा की अधिकता होगी तो ये ऊपर जाएंगे और पुनः 10⁻8 सेकेंड के लिए ही रहेंगे और वहां से तुरंत वापस चलेंगे। मतलब बहुत कम समय के लिए वहां पर रुकते हैं और पुनः अपनी कक्षा में लौट आते हैं। ठीक, नीचे आने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 1 फोटॉन होगी। ठीक है, तो नीचे जब आएंगे तो उच्च कक्षा वो मतलब 1 फोटॉन की ऊर्जा को मुक्त करेंगे। ठीक, उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 मानेंगे और निम्न कक्षा में E1 मानेंगे। ठीक ना, तो जब उच्च में रहेंगे तो उच्च में अधिक ऊर्जा होगी तो उसमें से निम्न कक्षा की ऊर्जा को घटाएंगे तो HV। ठीक ना, HV मतलब V मतलब आवृत्ति है कण की और H मतलब प्लांक नियतांक है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल वैद्युत बल के बराबर होगा। जो अभिकेंद्र बल होता है जिसके कारण ये खींचे होते हैं, ये अंदर की तरफ बंधे होते हैं, ये अभिकेंद्र बल होता है, वो इन दोनों के वैद्युत बल के बराबर होता है। ये मतलब नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये r दूरी पर है। ठीक, तो ये हो जाएगा F = अभिकेंद्र बल होता है mv² r अभिकेंद्र बल और इसके बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE मतलब नाभिक का आवेश और XE मतलब ये मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका और r के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा
नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे क्योंकि एम वी बाई आर इक्वल टू 1/4 तो आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम वी स्क्वायर बाई 1/4 जेड ई स्क्वायर बाई आर बचेगा। ठीक, चूँकि ये पहले इसको देखा गया था एम वी स्क्वायर बाई एन एस बाई 2 पाई, ठीक ना। तो इसी के बेस पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एन एस बाई 2 पाई के एम वी आर की जगह पर एन एस बाई 2 पाई रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एम वी आर का होल स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक, एम वी आर का जब स्क्वायर करेंगे तो अपान एम वी, ठीक ना। एम वी आर का स्क्वायर पहले इसको करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके रखेंगे और उस इसमें समीकरण जो फर्स्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखिए ये एम वी है 1/4 इंटू जेड ई आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऊपर है और इसके मतलब समीकरण फर्स्ट को नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड जब करेंगे तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर, तो आर एन मतलब एनवे कक्षक के लिए, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे एच भी नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है, पाई भी नियतांक है, जेड ई स्क्वायर भी नियतांक है। अतः आर का जो मान है वो एन स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए दिया था। अतः ये प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब बताना है कि क्या लेंज के नियम को लिखना है और बताना है कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या नहीं। ठीक, तो देखेंगे लेंज का नियम क्या है। किसी परिपथ में परित विद्युत वाहक बल अथवा परिवर्तित धारा के कारण परिवर्तित यहाँ भी परिवर्तित होगा। किसी परिपथ में परिवर्तित विद्युत वाहक बल तथा परिवर्तित धारा की दिशा इस प्रकार होता है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। मतलब इस प्रकार से वे होंगे कि वे अपने ही परिवर्तन का विरोध करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से इस परिवर्तन का विरोध कर रहा है, मतलब जब ये आगे जा रहा है तो इसके फ्लक्स की किस संख्या में वृद्धि हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दर में वृद्धि हो रही है, तो ये चुंबकीय दर को घटाने का प्रयास करेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ये नॉर्थ बना देगा। ठीक, यहाँ पर ये नॉर्थ बन जाएगा। जब ये नॉर्थ होगा ये भी नॉर्थ होगा तो इसको अपोज करेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, अब चूंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इसको आकर्षित अब करेगा तब इसका विरोध होगा। तो यहाँ पर ये साउथ बनाएगा तो इसको आकर्षित करेगा, इसके परिवर्तन का विरोध करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर यांत्रिक कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। मतलब यांत्रिक कार्य जो होता है, जो किया गया कार्य वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अतः यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था यह ऊर्जा के सिद्धांत के संरक्षण का पालन करता है, तो हाँ यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये ग वाला क्वेश्चन जो था ये पिछले क्लास में छूट गया था, इसको देख लेंगे। 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 5000 ओम है। इसकी माप सीमा को 20 गुना बढ़ाने के लिए इसमें क्या परिवर्तन करना होगा। ठीक, तो इसको देखेंगे। मतलब ये मतलब इसके प्रतिरोध को बिना परिवर्तित किए इसका माप को बढ़ा भी दिया जाएगा और इसमें क्या परिवर्तन करें कि कोई मतलब धारा की
जो इसमें जा रही है उस पर इफेक्ट न आए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर V1 वोल्टेज है और IM धारा यहाँ पर जा रहा था, जो कि यहाँ से होकर पूरी धारा चली आ रही थी। ठीक, और इसमें इतना विक्षेपण होता है किलोमीटर में। ठीक ना, और यहाँ पर जब दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है, 20 गुना धारा के मान को बढ़ाया गया। ठीक ना, और V का मान वही है। तो मतलब कितनी धारा प्रवाहित किया जाए कि मतलब इसमें IM धारा आए, मतलब इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि शेष धारा इधर निकल जाए और केवल IM धारा ही इसमें आए। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो अब इस रेजिस्टेंस का मान बताना है। ठीक ना, तो यहाँ पर V इक्वल टू IR से I इक्वल टू V/R। तो I का मान यहाँ पर क्या होगा, I का मान यहाँ पर होगा V मतलब जो विभवांतर है, और R का मान 5000 है। और यहाँ पर इसके लिए देखेंगे धारा का मान V इक्वल टू 20 वोल्ट है। ठीक ना, ये 20 गुना बढ़ाया जा रहा है ना, तो इसका जब 20 गुना मान बढ़ जाएगा तो R प्लस 5000, ये मतलब R है, ये प्रतिरोध है, और इसका प्रतिरोध है 5000 ओम। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये कैंसिल कर जाएंगे। ठीक, तब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई करके यहाँ और ये यहाँ चले जाएंगे। ठीक, R प्लस 5000 इक्वल टू 20 गुणे 5000। ठीक, तो R इक्वल टू इतने में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95,000 ओम आ जाएगा। अतः गैल्वेनोमीटर के सही धारा भेजने के लिए 95,000 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। L1 व L2 स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों के मध्य महत्तम अन्योन्य प्रेरण क्या होगा। ठीक है ना, L1 और L2 दो कुंडलियां हैं, तो उसके बीच में बताना है कि अधिकतम अन्योन्य प्रेरण का मान क्या आएगा। तो ठीक, इसको देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो कुंडलियां दी गई हैं L1 और L2, इनका अन्योन्य प्रेरण M है। ठीक ना, तो इसको देखेंगे युग्मित गुणांक K इक्वल टू M अपान रूट में L1 L2 से। ठीक, जहाँ पर M अन्योन्य प्रेरण है। ठीक, तो K का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में K का मान होता है। ठीक, तो M के अधिकतम मान के लिए K इक्वल टू 1। ठीक ना, तो M इक्वल टू K इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो L1 L2 हो जाएगा। ठीक, रूट का M इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, और रूट में L1 L2, M इक्वल टू रूट में L1 L2। अतः ये अन्योन्य प्रेरण का अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने कक्षा 12वीं के फिजिक्स के प्री बोर्ड पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, जिसका सल्यूशन पूरी तरह से हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।